बाम साहब के तत्वाधान में जो जयंती मनाया गया मान्यवर कांसीराम साहब जी का 90वां, उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद सर। आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन 15/3/2024 को 90वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में पूरे पलामू जिलावासी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मान्यवर कांसीराम साहब के बामसिप बनाने का उद्देश्य था कि हमारे देश में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था और संविधान बनाने के बाद जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ तो उनका जो कारवा था वो बहुत हद तक रुक गया था। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी अपनी नौकरी में रहते हुए उनके द्वारा कुछ कार्यालय में घटना घटित होता है और मान्यवर साहब उनका एक मात्र किताब पढ़ते हैं और एक किताब पढ़ने के बाद वो उसी दिन से शपथ लेते हैं कि हम जिस समाज में जन्मे हैं, हमारा समाज बहुत ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और उसी दिन से उन्होंने ये शपथ लिया कि मैं आज के बाद घर नहीं जाऊंगा और न मैं शादी करूंगा। इस तरह का शपथ लेते हुए पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया और बहुजन समाज के जितने भी जाति वर्ग के लोग थे उनको एकजुट करके सभी जाति को एक माला में पिरो करके उन्होंने एक बहुजन समाज नामक संगठन का गठन किया और उसी में फिर बामसेप का उन्होंने गठन किया, जिस पूरे भारत के जितने भी कर्मचारी थे उनके माध्यम से पूरे देश के कर्मचारियों को एकत्रित करके और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने काम किया। और उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग पूरे बामसेप पलामू जिला कमेटी की ओर से उनका 90वां जन्मदिन मनाया गया और इस जन्म जयंती में आए सभी पलामू जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरी तरफ से। सर दर्शक को आप अपना सर परिचय बताएं सर। मैं पलामू जिला बामसेप का जिला कोऑर्डिनेटर हूँ जी। सर नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा श्रवण राम नाम हुआ। सर मान्यवर कांसीराम साहब का जो 90वां जन्मदिन मनाया गया सर, उस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर जय भीम, जय मान्यवर कांसीराम। धन्यवाद आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी साथी सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो महामानव मान्यवर कांसीराम साहब के आज 90वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं नागलोक भवन में डाल्टनगंज में, और उनका जयंती हम लोग को जो है कि मनाएं। कहने की जहाँ तक बात है तो बातें तो बहुत है। मैं जहाँ तक अध्ययन करता हूँ तो इस देश में सर बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला हुआ है तो सामाजिक इतिहास का घोटाला हुआ है। और हम देखते हैं, जब स्टडी करते हैं तो महात्मा गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई महापुरुष में इतना त्याग, तपस्या और बलिदान देखने को मिलता है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि महामानव मान्यवर कांसीराम साहब में है। हम बाबा साहब की बात हर जगह करते हैं, सभी लोग करते हैं, चूँकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं, निर्माता हैं। लेकिन बाबा साहब का जो लिखित संविधान है पूरे विश्व में सबसे अच्छा संविधान है। इतना के बावजूद भी आज़ादी के 76 वर्षों के बाद आज भी जब देखिएगा, आप एक पत्रकार हैं, जब भ्रमण करते होंगे, गांव घर का दौरा करते होंगे तो देख रहे होंगे कि आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, लूट खसोट, चोरी डकैती, तमाम तरह की बातें हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में मान्यवर कांसीराम साहब का जो जीवन संघर्ष है वो बहुत ही जो है और लोगों की अपेक्षा अलग हो जाता है। मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में अगर हम 2-4 घंटा भी बोलें तो बहुत कम होगा, बल्कि सूर्य के आगे दिया दिखाने के समान होगा। मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में हम यह कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे कि पहचान छोड़ गए सेवा से अपने शोषित पिछड़ों को वे रास्ता दिखाए, अरे बन रहकर आजीवन कुंवारा और जग में बाबा साहब की कारवां को आगे बढ़ाए। जो बाबा साहब का कारवां था, माने एक तरीके से देखा जाए तो बीच में रुक गया था, ब्रेक हो गया था। अगर मान्यवर कांसीराम साहब नहीं होते तो शायद आज जो खास तौर पर जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो SC ST OBC और ख़ास तौर पर माइनॉरिटी के जो लोग हैं, आज इतना आगे नहीं आते और यहाँ तक कि मैं भी इतना आगे नहीं आ पाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
दर्शक को सर अपना परिचय बता दें सर। जी सर, मेरा नाम हुआ नरेंद्र राम। मैं स्त्रोणोत्त उच्च विद्यालय कुहकू नौडिया बाजार में शिक्षक हूँ और पूर्व में मैं बामसेफ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ पलामू का। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अरविंद सर, आप आज जो जयंती मना मान्यवर कांसीराम साहब जी का 90वां जयंती मना सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद। आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म जयंती के शुभ अवसर पे मैं तमाम भारत में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मान्यवर साहब ने जो भारत में दबे कुचले वंचितों को जो एक आवाज़ दी है, उस आवाज़ को हमें बनाए रखना है ताकि हमारा समाज जब तक उनकी बातों पर अमल करके नहीं चल सकती है तब तक संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब दिए हैं, उनकी जो कारवा को रुकी हुई कारवा को जो इन्होंने बढ़ाया, आज हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इनकी जो धीमी पड़ी हुई जो भी संवैधानिक अधिकार है उसके प्रति हमें जागरूक होकर राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक मजबूती को प्रदान करना है। और मैं पलामू के तमाम वासियों से चाहूँगा कि आप इनकी हर एक वक्तव्य को अमल करते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। रविदास की जयंती थी तो उनकी गीत गा रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि गीत नहीं गानी चाहिए, गीत गानी चाहिए, गीत गानी चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना भी चाहिए, हमें इस बात पे विचार भी करना चाहिए कि हम महापुरुषों के कारवां को, महापुरुषों के मूवमेंट को कहाँ तक आगे ले जा सके। महापुरुषों का जयंती का आयोजन हम बड़े पैमाने पर करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आती है, चौक चौराहे पर लाइट लगा हुआ है, लाखों करोड़ों खर्च होते हैं। 2015 में एक बहुत बड़े बहुजन समाज के बुद्धिजीवी ने एक आंकड़ा के हिसाब से बोला कि महाराष्ट्र में अकेले बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 250 से 300 करोड़ केवल महाराष्ट्र में खर्च किए गए बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे। जयंती मनाते हैं, चौक चौराहे पे लाइट लगी होती है, डीजे बजता है, नाचते हैं, गाते हैं। जिनको देसी चलता है वो देसी पी के नाचते हैं, जिनको अंग्रेजी चलता है वो अंग्रेजी पी के नाचते हैं। नाचना चाहिए, गाना चाहिए, लेकिन हमें इस पर सोचना भी चाहिए, हमें इस पर विचार भी करना चाहिए, हमें इस पर मंथन भी करना चाहिए कि महापुरुषों का कारवां हम कहाँ तक आगे ले जा सके। साथियों, 18 मार्च 1956 को मान्यवर कांसीराम साहब ने आगरा के रामलीला मैदान में जो भाषण दिया था, जो 2 से 2.5 घंटे का जो उनका भाषण था, उस भाषण में तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों पर उन्होंने अपनी बात रखी, अधिकारियों पे बात रखी, विद्यार्थियों के लिए बात रखी, नेताओं के लिए बात रखी, बेरोजगारों के लिए बात रखी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बात रखी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पीड़ा भी बताया, अपना दर्द भी बताया। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो पीए हैं नानक चंद रत्तू, उन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर किताब भी लिखी, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बिताए हुए जीवन के आखिरी पल। और उस किताब में तो ये भी बताता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो अपने जीवन के आखिरी क्षण में रात में सिसकियां भर के रोते थे। और जब हम सुबह उनके कमरे में जाते थे तो उनका जो ताकिया था वो भींगा हुआ होता था। तो हमने कई बार पूछने की कोशिश की कि बाबा साहब आपको क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि छोड़ो रत्तू, तुमको इससे क्या लेना। तो इस पीड़ा जो है, ये जो दर्द है, इस दर्द को, इस पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। अगर किसी व्यक्ति ने समझा तो उस व्यक्ति का नाम था मान्यवर कांसीराम साहब ने। और जब मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की पीड़ा को समझा, 1957 में 56 में पहली बार उनकी नौकरी लगी थी देहरादून में। उस नौकरी को रिजाइन करके 57 में वो आते हैं पूना में, बहुत सारे साथियों ने बोला, DRDO में। और 1957 में बाबा साहब अम्बेडकर के पीड़ा को समझने के बाद एक किताब का नाम लिया गया। भी उस किताब को पढ़ने के बाद
मान्यवर कांसीराम साहब ने ये सोचा कि कोई भी महापुरुष अपने जीवन के आखिरी समय में अगर किसी बात के लिए रोता है, किसी बात के लिए दुखी होता है, अगर उसको जीवन 10 साल और जीने को मिल जाए तो अपना पूरा जीवन उसी मकसद को पूरा करने के लिए लगाता है, उसी को पूरा करने के लिए लगाता है। माँ बाप जब इस दुनिया से गुजरने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो अपने घर के सबसे जिम्मेवार लड़का को बुला कर बोलते हैं कि बेटा मेरे जीवन का एक काम था जो अधूरा रह गया, हम जिंदा रहते हुए इस काम को पूरा नहीं कर पाए, अब जीवन कम है, इसलिए मेरे ना रहने के बाद आप इस काम को पूरा करेंगे। और अभी साथियों ने बताया कि मान्यवर कांसीराम साहब अपनी माँ को 20 पन्ने की चिट्ठी लिखे। 20 पन्ने की चिट्ठी थी वो, तो पूरा चिट्ठी तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन उस चिट्ठी में 4-5 पॉइंट ऐसे थे जो मान्यवर कांसीराम साहब अपनी माँ को लिखते हैं कि हे माँ, अभी तक मुझे लगता था कि मैं तेरा बेटा हूं और तू मेरी माँ है, लेकिन जब से मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष को पढ़ा है और इस देश में 6743 जातियों में बटे हुए समाज को जब हमने अध्ययन किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ तू ही मेरी माँ नहीं है, बल्कि इस देश के जितने भी दुखी पीड़ित महिलाएं हैं वो सब हमारी माँ है। इस देश के जितने भी दुखी पीड़ित भाई हैं वो सारे हमारे भाई हैं। इसलिए अब हमने, प्रत्येक माँ का ये सपना होता है कि उसका बेटा नौकरी करे, शादी करे, शादी करने के बाद बहू लाए और बहू और बेटा मिलकर माँ की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे। लेकिन मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का जब से जीवन संघर्ष को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैंने निर्णय लिया है कि मैं अब लौट कर कभी घर वापस नहीं आऊँगा, मैं कभी लौट कर अपने घर वापस नहीं आऊँगा। और 1965 में मान्यवर कांसीराम साहब DRDO की नौकरी से इस्तीफा देकर 1965 के बाद कभी घर नहीं गए, कभी घर नहीं गए। और मान्यवर कांसीराम साहब ने जब बाबा साहब अम्बेडकर की पीड़ा को समझा तो उस पीड़ा में एक दर्द भी समझा। क्या दर्द था? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने तो बहुत काम किया, लेकिन एक काम क्या हमसे नहीं हम नहीं कर पाए, जीवन छोटा पड़ गया कि हम अपने समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को इकट्ठा नहीं कर पाए, पढ़े लिखे लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवित रहते हुए पढ़े लिखे लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद हम पढ़े लिखे समाज को, बुद्धिजीवियों को ऑर्गेनाइज करें। और महाराष्ट्र में उन्होंने पुणे में पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को, कर्मचारियों को इकट्ठा करना शुरू किया। और जब 200, 250, 300 की संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हो गए तो इकट्ठा करके उन्होंने, मान्यवर कांसीराम साहब ने उन पढ़े लिखे कर्मचारियों को 2 बातें समझाई। पहला बात तो उन्होंने समझाया जो उन्होंने अपने जीवन में उतारा और अपने साथियों को जीवन में उतारने के लिए कहा। पहला बात क्या था? पहली बात थी कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की व्हिच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक फॉर योर प्रोग्रेस। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे जीवन के विकास के सारे ताले खोले जा सकते हैं। नौकरी में सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है? सबसे बड़ी नौकरी कौन सी होती है? आईएएस की नौकरी होती है। सबसे बड़ी नौकरी तो आईएएस की है। और आईएएस में सबसे बड़ा आईएएस में जो सबसे बड़ा आईएएस होता है सेंट्रल में, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं। और राज्य में जो सबसे बड़ा आईएएस होता है उसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं। इससे तो बड़ी नौकरी नहीं है। ये जो हमारा अधिकार है, रिजर्वेशन का अधिकार है, या कोई भी अधिकार संविधान में अमेंडमेंट करने की ताकत कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के पास है। कोई भी नया कानून बनाने का अधिकार है कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास है। अमेंडमेंट करने का, कोई बिल लाने का अधिकार है, कौन करेगा? राज्य में या तो चीफ मिनिस्टर करेगा और सेंट्रल में प्रधानमंत्री करेगा। बिल लाकर 2/3 बहुमत से पास करेगा, उसी के पास है ना। आप कितनी भी बड़ी नौकरी में चले जाइए, कितने भी पढ़े लिखे लोगों का, कर्मचारियों का आप संगठन खड़ा कर लीजिए, क्या आप प्रमोशन में रिजर्वेशन बहाल कर सकते हैं? किया जा सकता है? तो जितने भी पढ़े लिखे लोग, ये जो SC ST कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन, तो SC ST कर्मचारी किसका लिए वेलफेयर भाई? तो कर्मचारियों के लिए वेलफेयर।
पढ़े लिखे लोगों के लिए वेलफेयर। अरे तुम्हारा तो वेलफेयर हो गया, अब जिनका नहीं हुआ है उनकी वेलफेयर के लिए संगठन बनाओ ना। तो ये सारे बेईमानी के काम है कि नहीं है मेरे हिसाब से। तो पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने जब समझाया, पढ़े लिखे लोग जब समझ गए, तो मानवर कांसीराम साहब की ये बात पहले उनको समझ में आई कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की। हम जो चूंकि नौकरी में हैं तो हम नहीं राजनीति में आ सकते, लेकिन हम अपने भाई को जो नौकरी में नहीं है या अपने समाज को राजनीति के लिए तो तैयार कर सकते हैं ना, उसको राजनीति में तो आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो ये पहली बात मानवर कांसीराम साहब ने पढ़े लिखे लोगों को समझाया। दूसरी बात मानवर कांसीराम साहब ने क्या समझाया, बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति होती है बड़ी वाली लंबी वाली, वो मूर्ति ऐसे होती है और इस तरफ बाबा साहब अम्बेडकर से संविधान लिए हुए है और इस तरह इशारा कर रहे हैं, और नीचे में बाबा साहब मूर्ति के नीचे की स्लोगन लिखा रहता है, कैप्चर द पावर ऑफ टेम्पल द पार्लियामेंट फॉर योर एमिसिपेशन। अपनी मुक्ति चाहते हो तो सत्ता की मंदिर पे कब्जा करो। मुक्ति कहाँ से मिलेगा? सत्ता की मंदिर पे कब्जा करने से मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को बोला कि सत्ता की मंदिर पे कब्जा करो। हम कौन सी मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं? हम हनुमान जी के मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं। अयोध्या में राजा रामचंद्र के मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं। वहां तो कब्जा करने से हमें मुक्ति मिलने वाला है नहीं। जहां कब्जा करने से मुक्ति मिलेगा वहां कब्जा करने की तो हम सोच नहीं रहे। तो दूसरी बात मानवर कांसीराम साहब ने पढ़े लिखे कर्मचारियों को समझाया, और जब कुछ संख्या में पढ़े लिखे कर्मचारी, कुछ वाम सेव के लोग हैं, समझ में आ जाए उनको, ताकि बहाना बहुत बनाते हैं, एक्सक्यूज बहुत बनाते हैं, अब यहाँ पे तो नहीं बोला जा सकता है, इसलिए थोड़ी समझ में आ जाएगी। तो ये बात जब उनको पढ़े लिखे कर्मचारियों को समझ में आया तो कर्मचारियों ने क्या किया, इकट्ठा करके उन लोगों को समझा कर, ये बहुत बड़ा कैडर का मामला है, शॉर्ट में अपनी बात को रखेंगे। 1971 में पूना के गाडगे महाराज धर्मशाला में आरपीआई और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ। गठबंधन में ये फाइनल हुआ, मानवर कांसीराम साहब कर्मचारियों का संगठन चलाते थे, इसलिए वो उस हॉल के भीतर जा नहीं सकते थे, इसलिए बाहर में बैठे गेट पे इंतजार कर रहे थे कि क्या गठबंधन में क्या निर्णय लिया जाता है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता था और आरपीआई की ओर से दादा साहब गायकवाड़, दोनों ने हाथ मिलाकर ऐसे उठाकर गठबंधन किया, और गठबंधन करके जब बाहर निकले तो मानवर कांसीराम साहब ने पूछा कि क्या हुआ, तो दादा साहब गायकवाड़ ने कहा कि ऐतिहासिक गठबंधन हुआ है। ऐसा गठबंधन हुआ है जो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो नहीं हो पाया वो हम लोगों ने किया। तो बोले क्या? तो वो आरपीआई और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है। उस समय 521 लोकसभा की सीटें हुआ करती थी। 521 लोकसभा की सीटों में 520 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी और एक सीट पे आरपीआई लड़ेगी। इसको दादा साहब गायकवाड़ जो है ऐतिहासिक फैसला बता रहे थे। लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने जब इस चीज को सुना तो मानवर कांसीराम साहब को सदमा लग गया, और सदमा ऐसा लगा कि वो घर से 3 दिन निकले ही नहीं, और वो सोचते रहे कि ये कैसा समझौता है। अंबेडकर को इतना नीचे गिरा के समझौता किया गया। गांधी के हिस्से में 520 सीट और अंबेडकर के हिस्से में 1 सीट। इतना नीचे लेवल पे, इतना गिराकर, इतना झुकाकर ये मानवर कांसीराम साहब सोचने लगे। दूसरा उन्होंने सोचा कि हम जिसको नेता बनाते हैं, जिसको नेता तैयार करते हैं, जैसे उसकी कद बढ़ती है, जैसे उसका कुर्ता लंबा होता है, तो कांग्रेस से मैनेज हो जाता है, कांग्रेस के नेताओं का चक्कर काटने लगता है। तो ये नेताओं का जो बिकने का सिलसिला है ये कैसे रुकेगा? इन नेता का बिकने के, जो नेता बिक रहे हैं, आखिर इनको बिकने से कैसे रोका जाए? तो तीसरा फार्मूला मानवर कांसीराम साहब ने बताया कि दोज हुज नॉन पॉलिटिकल रूट्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग कैन नॉट सक्सीड पॉलिटिकली। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती है वो समाज कभी भी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने समाज से ना बिकने वाला नेता तैयार करना है, ना बिकने वाला नेता बनाना है,
तो इसकी पूर्व शर्त है कि पहले ना बिकने वाला समाज बने। ना बिकने वाला समाज से ही ना बिकने वाला नेता निकलेगा। जिसका समाज बिकता है उसका नेता बिकता है। बिकने वाले समाज से बिकने वाला निकलते हैं, नेता निकलते हैं, और टिकने वाले समाज से टिकने वाला नेता निकलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज से ना बिकने वाला नेता निकले, तो इसकी पूर्व शर्त क्या है कि हमें ना बिकने वाला समाज बनाना होगा। और 1971 के बाद मान्यवर कांसीराम साहब लगभग 14 साल महाराष्ट्र में मेहनत करने के बाद महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली में आते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते हैं। 25 राज्य उस समय हुआ करते थे। 25 राज्यों का मान्यवर कांसीराम साहब ने भ्रमण किया और 6 दिसंबर 1973 को दिल्ली के वोट्स क्लब पे पूरे देश से 25 राज्य से कर्मचारियों को इकट्ठा करके एक कैडर लिया, एक कैडर लगाया 5 दिन का, और उस कैडर में निर्णय लिया कि 6 दिसंबर 1978 को आज से 5 साल बाद हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे जिस संगठन का नाम होगा बामसेफ। क्या नाम होगा? बामसेफ। और ये जो बामसेफ संगठन होगा इसके 3 बेस होंगे। पहला बेस क्या होगा? ये जो संगठन है, ये जो संगठन है ये मास बेस संगठन होगा। कैसा संगठन होगा? मास का मतलब है कांसीराम साहब के शब्दों में बहुजन आधारित संगठन होगा। बहुजन आधारित का मतलब इसमें शेड्यूल कास्ट के लोग रहेंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहेंगे, ओबीसी के लोग रहेंगे, और इनसे जिन्होंने समय समय पे अपना धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्मों में चले गए हैं उनको भी हमें इस संगठन से जोड़ना होगा। तो ये संगठन मास बेस होगा, ये पहला बेस है। दूसरा बेस क्या है? ये ब्रॉड बेस संगठन होगा। ब्रॉड बेस का मतलब है कि बामसेफ की शाखा जो है 25 स्टेट में होगी, और 25 स्टेट के अलावा उन्होंने 15 मेट्रोपॉलिटन सिटी का और चयन किया। जैसे झारखंड की राजधानी रांची है, लेकिन रांची के बराबर का एक सिटी है ना, धनबाद है, हजारीबाग है। तो ऐसे और उन्होंने 15 मेट्रोपॉलिटन सिटी चेंज किए। 25 स्टेट की राजधानी और 15 मेट्रोपॉलिटन सिटी, कितना हो गया? 40। बोले 40 शहरों में हमें बामसेफ की शाखा को खड़ा करना है। ये हुआ ब्रॉड बेस। तीसरा हुआ कि यह संगठन जो होगा एक कैडर बेस होगा। कैडर बेस का मतलब है मान्यवर कांसीराम साहब ने 6 दिसंबर 1973 को दिल्ली के वोट्स क्लब में पढ़े लिखे कर्मचारियों को टारगेट दिया कि 6 दिसंबर 1978 को जब हम दोबारा यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो उस वक्त पूरे देश में 15 लाख कर्मचारी थे SC/ST के। 15 लाख का 10% यानी 1.5 लाख कर्मचारियों को अगर हमने जोड़ दिया तो हम ऐसा मानेंगे कि हम बामसेफ बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं। 15 लाख का 10% कितना हुआ? 1.5 लाख। और इस 1.5 लाख का 5% कितना होता है? 7,500। इस 1.5 लाख का 5% 7,500 ऐसे लोग हम तैयार करेंगे जो 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का कैडर लेने के लायक हो। साथियों, 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर कांसीराम साहब दोबारा दिल्ली के वोट्स क्लब पे इकट्ठा